अब मैं अपने मुख्य अतिथि को निवेदन करना चाहती हूँ कि वो अपनी निवेदन करना चाहती हूँ कि वो इधर आए और अपने एक्सपीरियंस हमसे शेयर करें, जो कि अपनी चित्रशाला में कई चित्रकारों की पौध तैयार करते हैं। उन्हीं की पौधशाला से एक नन्हा से निकला हुआ पौधा मैं भी हूँ। आपकी कई पेंटिंग्स जैसे बुंदेली बाबा, बुंदेली राई नृत्य, सहिष्णुता, प्रतीक्षा आदि चर्चित पेंटिंग्स हैं और ऐसी प्रतिभा और अपनी तूलिका का लोहा पूरे प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश भर में मनवाने वाले बुंदेलखंड गौरव से सम्मानित श्री ओपी बिरखरे सर का मैं स्वागत करती हूँ और चाहती हूँ कि वो अपने एक्सपीरियंस हमसे शेयर करें। जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। मैं आज राजपत्र पद से ही रिटायर्ड हुआ हूँ। मेरा भाई भी सीनियर सेक्शन इंजीनियर है, मैंने उसको ही पढ़ा। कला एक बहुत बड़ा संबल बनी हमारे जीवन में। तो कला को आप सामान्य ताकत मत समझिए, ये बहुत बड़ी ताकत है। और आज के इस फ्रस्ट्रेशन युग में आप देख रहे हो कि भैया जी जैसे जो दूसरों को मार्गदर्शन करते थे, दूसरों को प्रोत्साहित करते थे, वो भी आत्महत्या के लिए, क्योंकि आजकल तरह तरह की समस्याएं हैं घरों में, कई तरह के अवसाद हैं लोगों के अंदर। और बहुत रोज मैं समाचार पत्र देखता हूँ कि कोई ना कोई आत्महत्या या फांसी पर चढ़ना, ये एक ऐसी स्थिति हमारे अच्छे IAS अधिकारी। तो लेकिन कला क्या है, उस अवसाद से बचाती है, मार्गांतरीकरण करती है और जीवन में एक बहुत आशावादी दृष्टिकोण को बढ़ाती है। इसलिए मैं आज आप लोगों के बीच में अपने टॉपिक को शुरू कर रहा हूँ। कला वो प्रक्रिया जिसमें आदमी आनंदित होता है, वो कहलाती है कला। इसमें खास तौर पर जो दृश्य कला है, इसमें चित्रकला, वास्तुकला और मूर्ति कला, 3 कलाएं आती हैं दृश्य कला में, है ना। और श्रव्य कला जो होती है, श्रव्य कला में आती है काव्य कला और संगीत कला। इस तरह से ये 5 जो है मिलके एक ललित कला का समूह बनता है। ललित कला में ये 5 कलाएं आती हैं, ठीक है। अब कला के बारे में आप लोग बहुत कुछ कह चुके हैं। देखिए, हम अगर लें इस काल को लें अगर हम, तो एक कालखंड होगा 3000 ईसा पूर्व से 50 ईसा पूर्व तक का। ये है प्राग ऐतिहासिक काल, ठीक है। और 50 ईसा पूर्व से हम ले 700 ईसा तक, ये है बौद्ध काल या गुप्त काल भी कह सकते हैं, ठीक है। ये कला का जो विकास हुआ है पूरा, वो इन कालों में हम डिवाइड कर सकते हैं। बौद्ध काल, और इसके बाद आया मध्यकाल। ये 700 ईसा पूर्व से 1550 ईसा तक, ये आया मध्यकाल। फिर इसके बाद ये 1550 से 1800 तक आया ये मुगल काल, ठीक है। और इसके बाद आया राजपूत काल। ये 1550 से, ये 50 साल ज्यादा आया, ये 1850
ईसा पूर्व ईसवी ईसा सॉरी ईसवी और फिर 1850 से ये आया है आधुनिक काल। आधुनिक काल आया 18 से 50 ईसा से वर्तमान तक। ठीक है, ये अब तक ये एक श्रेणी बांट दी हमने जिसमें हमें बहुत सुविधा होगी बात करने में आपसे, बहुत थोड़े शब्दों में थोड़े, क्योंकि अगर हम इसकी व्याख्या करेंगे तो किताबें भरी पड़ी हैं, एक एक चैप्टर पर किताबें भरी पड़ी हैं। देखिए हम बहुत सूक्ष्म में बहुत सी बातें आप कह चुके हैं, उनको नहीं दोहराएंगे। प्रागैतिहासिक काल में जो पहला ये रहा 3000 ईसा पूर्व से 50 ईसा पूर्व तक, यहाँ पर हमारे तीन जो, क्योंकि इसमें पत्थर पाषाण काल शुरू हो गया था, पाषाण का प्रयोग करने लगे थे हथियारों के रूप में। तो एक पूर्व पाषाण काल, एक मध्य पाषाण काल और एक नवीन पाषाण काल। उसमें हथियार, पूर्व पाषाण काल में हथियार बनाने लगे थे, उसमें बीच वाला जो मध्य पाषाण काल था उसमें बर्तन बनाना शुरू हो गया था, और जो नवीन पाषाण काल था उसमें चका आ गया, और चका से बहुत क्रांति हुई, चक्रा बना, इससे बहुत बड़ी क्रांति हुई। और इस काल में से प्रक्रिया शुरू हुई चित्रकारी की। क्यों? अगर आप कभी राष्ट्रीय विकास प्रदर्शनी में जाएंगे, यहाँ पर राष्ट्रीय संग्रहालय में, तो वहां पर एक मृत भांड मिलेगा जिस पर चित्रण किया। मैं अपने फेसबुक पे डालता रहता हूँ हमेशा, उसमें 5000 वर्ष पहले का वो मृत भांड है जिसमें कभी सबको रखा जाता था, और उसमें तमाम चित्रांकन किया गया है, और उसमें कल्पना की गई है कि ये फिर से जीवित होगा, फिर से पुनर्जन्म की उसमें व्याख्या की गई है। इस तरह के मृत भांड आपको वहां पर मिलेंगे। इसी तरह के आपको इसमें सिंधु घाटी की सभ्यता में बहुत से मृत भांड मिले। तो ये काल जो है इसके बारे में, और ये इस काल में बहुत सारे इनका जो पता कैसे पड़ा, जिसके बारे में आपने कहा कि भीमबेटका में भी है, भोपाल में भी है, वहां मानिकपुर की गुफा उसमें पहाड़ियों में भी है। और वो लोग क्या करते थे कि अपने पशुओं की ये आवश्यकता की, कोई आवश्यकता आविष्कार की जर्नी होती है, हमारे पास कितने पशु हैं, तो वो ज्यामितीय आकृतियों में पशुओं को बनाते थे। जैसे उनको बैल बनाना है तो ऐसे उन्होंने कर दिया, ये बैल बना दिया, ये इस तरह से बैल बना दिया। तो जितने पशु होते थे उतने पशुओं का वो चित्रण कर देते थे, और जब वो लौटते थे तो वो उतने निशान लगाते थे कि हमारे पशु, यहीं से गणित की गणना शुरू हुई, यहीं से गणित की गणना शुरू हुई। तो वो क्रॉस करते थे, एक जानवर आ गया, ये आ गया, ये तरह तरह के जो उसके पास पशु होते थे उस तरह के वो दीवारों पर चित्रण कर दिया करते थे, और यहीं से चित्र की रचना या व्यक्ति का जो कारण था वही चित्र की रचना का एक कारण बना। तो ये तमाम तरह के चित्र, आखेट के चित्र हैं, कहीं किसी तरह के चित्र हैं, ये दीवारों पे आपको, या जो नित्य क्रिया जैसे खेती करना है, या कहीं मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ है उसको तोड़ रहे हैं, वो इस तरह के चित्र आपको वहां पर मिलेंगे। इसके बाद आया बुद्ध काल। बुद्ध काल या गुप्त काल, इसमें 350 ईसा पूर्व से 350 ईस्वी से 7वीं ईस्वी तक अजंता का निर्माण हुआ। ये बुद्ध काल है। साधु थे, बाघुल नदी है औरंगाबाद में करीब 65-70 किलोमीटर के पास में ये अजंता की गुफा है, बाघुल नदी बह रही है, उसके किनारे बड़ी बड़ी पहाड़ियां हैं। आप लोगों में से किसी को जाने का मौका मिला हो, यहाँ पर 29 गुफाएं 29 गुफाएं हैं। 10 नंबर की जो गुफा थी उसका सबसे पहले निर्माण हुआ, और उसकी पता है साइज क्या है? आज एक हम कमरा बनाते हैं कितना परेशानी होती है, वो कमरा है 91 बाई 41 गुण 36 फीट। पाषाण को, पत्थर को काट के
हॉल बनाया गया और उसमें भित्ति चित्र बनाए गए। ऐसी 29 गुफाएं बनाई गई। अब भित्ति चित्र केवल 16वीं 17वीं और 1 और 2 गुफाओं में लगभग जो है मौजूद हैं। बाकी न्यूनाधिक रूप से जो है वो क्या हो गए हैं, नष्ट हो गए। गुफा नंबर 1, इसका जो उस गुफा नंबर 1 में जो दुनिया का सबसे श्रेष्ठ चित्र है भगवान बुद्ध का पद्म पाणि, वो चित्र आप हमारे यहाँ भी देख सकते हैं। हमने अभी कल ठीक कर रहे थे उसको। वो भी उतना ही विशाल है जितना वहां बना हुआ है। कभी मौका लगे कला भवन आइएगा आप लोग, वहां बहुत कुछ देखने को आपको मिलेगा। तो भगवान बुद्ध का पद्म पाणि का वो चित्र है और विश्व प्रसिद्ध है। वो चित्र जो है त्रिभंगा, भगवान ऐसे खड़े हुए हैं, एक हाथ में फूल लिए हुए हैं और 3 जगह से उनका क्या है, मुड़े हुए हैं। त्रिभंगा मुद्रा कहलाती है। वो विश्व प्रसिद्ध चित्र है। उसमें यशोधरा भी हैं, राहुल भी हैं। इस तरह से जो भगवान के जन्म और उसकी जातक कथाएं हैं, उनका चित्रण इसमें बुद्ध काल में हुआ। ये इसलिए अद्भुत है कि ये आश्चर्य होता है कि जो रंग का प्रोसेस है वो कैसे तैयार किया होगा। वो आज भी इतने लंबे समय के बाद यथावत है। ऑयल कलर का जो है, जो प्रक्रिया है, वो वहीं से शुरू। हमारे जो साधु साधक थे वो, और वो कैसे, किस तरह का प्रकाश। आज हम कोई चित्र करते हैं तो हमें लाइट की आवश्यकता होती है, दुनिया भर की व्यवस्था करना पड़ती है। वो उन्होंने कैसे दीवारों पर जो है किस तरह से बनाए होंगे बिना प्रकाश के सहायता के। ये एक अद्भुत चीज है और वो आज भी हैं। और उनका जो कौशल देखेंगे आप, कला कौशल देखेंगे, आप लोगों ने देखा है किसी ने? इतने जो मानवीय प्रकृति है, मानवीय संवेदनाएं हैं, या जो मानवीय जो उनकी कथाएं हैं, उनको इतना सरल ढंग से और इतना स्वाभाविक ढंग से चित्रण किया है कि देखते ही बनता है। अगर वो मोतियों का हार पहने हैं तो इस तरह से प्रकाश पड़ता है कि ऐसा लगता है जैसे वो साक्षात मोतियों की माला पहने हुए हैं। उसमें एक चित्र में है, ये राजा ध्यानावस्था में बैठे हुए हैं। ध्यानावस्था में बैठे हुए हैं तो वो जो लड्डुओं का भोग लगा हुआ है उनके भगवान के सामने, तथागत के सामने, एक महिला जो है हाथ बढ़ा रही है कि सब तो ध्यान में है, हम उसमें से एक उठा लेते हैं। अर्थात वहां पर मानवीय जो है कमजोरियों को भी चित्रण किया गया। और दूसरी वो महिला देख रही है, वो मुस्कुरा रही है, उसका ध्यान में नहीं। भगवान तथागत के सब ध्यान कर रहे हैं, राजा भी बैठा, रानी बैठी है, लेकिन वो जो जिस कैटेगरी का व्यक्ति होता है वो अपनी प्रक्रिया उसी तरह से करता है। तो वो रानी जो है, रानी तो बैठी हुई, लेकिन जो सेवका जो हाथ बढ़ा रही है तो दूसरी सेवका उसको बड़े उससे देख रही है, मुस्कुरा रही है। देखो ऐसी मान छोटी छोटी चीजों का चित्रण है। तो ये कला की दृष्टि से बहुत उत्कृष्टि का बुद्ध काल में ही ये चित्रण दिखाई देता है। फिर आया मध्यकाल। मध्यकाल में जो एलोरा गुफाएं, एलिफेंटा गुफाएं, इनका डेवलपमेंट हुआ। खासतौर पर मूर्ति कला और स्थापत्य कला का बहुत बड़ा योगदान रहा इस काल में। हम आते हैं मुगल काल में, जल्दी है। मुगल काल में आते हैं। मुगल काल में 1526 में बाबर यहाँ आया, तो 1550 से ईसा से ये मुगल काल का एक प्रकार से चित्रकला का उत्कर्ष हुआ। बाबर के साथ में चित्रकला हमारे भारत में प्रविष्ट हुई। बाबर बहुत अच्छा जानकार था चित्रकला का, और उसको आगे बढ़ाया इसने जहांगीर ने के समय में खूब फली फूली। अकबर ने भी बहुत अच्छा उसको राजाश्रय दिया। अकबर के समय में भी एक्सट्रीम पे थी अपनी चित्रकला। अकबर और जहांगीर के समय में, जैसे अभी अकबर के समय में 2 चित्रकार थे, एक थे जसवंत
और दूसरे थे बसावन। ये बहुत अच्छे चित्रकार थे। जहांगीर के समय में आपने मंसूर का नाम लिया, जिसने बहुत अच्छा बाज का चित्र बनाया था। एक मैं छोटी सी घटना बताता हूँ कि इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम, उनके राजदूत थे सर टॉमस रो। उनको भेजा उनके दरबार में, जहांगीर के दरबार में। उनको थोड़ा सा ये था कि हमारे यहाँ की चित्रकला बहुत अच्छी। वो जहांगीर के लिए, जहांगीर के पास उन्होंने चित्र देखा और बड़ा उनको अहंकार था कि मैंने बहुत अच्छा चित्र जो है जहांगीर के दरबार में पेश किया। तो उन्होंने अपने चित्रकारों को दिखाया, कह रहे एक दिन के लिए हमें ये चित्र दे सकते हो? ठीक है। दूसरे दिन उन्होंने तीन प्रतियां रख दी उसके सामने, उनके सामने 3 प्रतियां वैसी बना के। उनसे कहा कि आप अपनी चित्र को जो है उसकी 3 प्रतियां बनवा दी और सामने रखवाया कि आप सर अपना चित्र उठा लीजिए। अचंभे में पड़ गया वो अपने चित्रों को पहचान नहीं पाया। ये उसके आप समझ सकते हैं कि उसके समय में कितनी चित्रकला किस एक्सट्रीम पर थी। तो फिर जब उन्होंने कहा कि ये, तो उसको यानी जो जहांगीर था उसको अपने चित्रकारों के बारे में इतना अच्छा पता था कि अगर वो एक ही चित्र कई चित्रकारों से बनवाता था तो ये पता लग जाता था कि कौन सा चित्र किस चित्रकार ने बनाया है, कितनी बारीकी से वो चित्रों के बारे में जानकारी रखता था। फिर जो है आया समय और इनका जहांगीर के बाद जो है शाहजहां के बाद गिरावट हुई। कारण क्या था कि उस समय औरंगजेब का प्रादुर्भाव हो गया था। एक बहुत अच्छी घटना है, क्योंकि चित्रांकन करना इस्लाम के विरुद्ध माना जाता था। इस्लाम में इसकी मनाही थी। उसने कहा हमारे राज्य में बिल्कुल कोई ना तो नाच गाना होगा ना कोई चित्रांकन होगा। एक समय था कि बहुत अच्छा जो है संगीत का को विकास बढ़ावा मिल रहा था, उनको प्रोत्साहित किया जा रहा था। औरंगजेब के आते ही ये सब बंद कर दिया गया और उसने कहा कि अगर मेरे आदेश का पालन नहीं करेंगे तो दंडित किया जाएगा। तो जो अच्छे गायक थे उन्होंने क्या किया, एक घटना आती है कि अर्थी निकाली और उसने देखा भाई ये क्यों रोते हुए जा रहे हैं, एक अर्थी लिए संगीत, और उसने कहा ये संगीत की देवी है, मर गई है हमारी। तो उसने कहा अरे ये तो बहुत अच्छा हुआ, इसको 3 फुट इतने नीचे गाड़ दो कि ये फिर से दोबारा निकल ना पाए। ये इज्जत थी उस समय। तो एक प्रकार से फिर भी अब उसने क्या किया कि जब इतना खौफ हो गया तो यहाँ के जो कलाकार थे, जो चित्रकार थे, वो फिर भाग खड़े हुए। उसने कहा कोई चित्रांकन करता हुआ पाया गया। अब जैसे गायक होता है वो रोक तो सकता नहीं अपने आप को, बाथरूम में गा लेगा, कहीं गा लेगा, सड़क चलते हुए अपनी, वो तो धुआं उठता है, आप कितना उसको गा लेंगे, धुआं निकलेगा। अब उसको ये डर था कि कहीं ऐसे जान के लाले ना पड़ जाए कहीं, है ना, अगर राजा सुन ले कि ये गाता है। तो क्या हुआ, ये लोग भाग खड़े थे। तो फिर ये अलग अलग जगह गए। तो फिर ये एक डेवलपमेंट हुआ राजपूत काल में 3-4 विधाएं डेवलप हुई। एक तो जयपुर घराना, जयपुर में चित्रकार थे और राजाश्रय मिला। दूसरा गए गढ़वाल में, जहां पर कांगड़ा शैली का विकास हुआ। और तीसरा हुआ जहां पंजाब और जो है पहाड़ी क्षेत्र में कश्मीर साइड में गए, वहां बसोली शैली का जो है विकास हुआ। ठीक है ना। और हमारे बुंदेलखंड में बुंदेली चित्रकला का विकास हुआ। ठीक है ना। अब मैं थोड़ा सा बुंदेली चित्रकला पर आपको दे दूं थोड़ा सा, ये बुंदेली चित्रकला क्या है ना। बुंदेली चित्रकला में मुख्य रूप से चितेरी कला,
चितेरी कला। चितेरी कला हमारा जीवन सांस्कृतिक कार्यक्रमों से, सांस्कृतिक विधाओं से भरा पड़ा है। और समय समय पर जब हमारे यहाँ विशेष रूप से कोई उत्सव होता है, तीज त्योहार होते हैं, तो ऐसे उत्सव पर अपनी प्रसन्नता जाहिर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित करते हैं। इन्हीं कार्यक्रमों को जैसे वैवाहिक संस्कार है, जन्म संस्कार है, कोई तीज त्योहार है, तो इसमें हम क्या करते हैं, जो चित्रांकन करते हैं अपनी दीवारों पर, उसे क्या कहते हैं, चितेरी करना है। जो उसको चित्रांकन करता है वो कहलाता है चित्योरी, और जो चित्रांकन होता है वो कहलाता है चित्तौर, या उसको कहेंगे चित्रावन। ठीक है। तो चितेरी कला जो है ज्यादातर जो है विवाह शादियों के अवसर पर जो दीवारों पर बनाया जाता है, और दीवारों पे क्या बनाया जाता है, आपने देखा होगा 20 दरवाजे पे हम लोग भगवान गणेश को बनाते हैं। इस तरफ रिद्धि, इस तरफ सिद्धि, चूहा और स्वास्तिक, ओम चिन्ह, जितने भी शुभ चिन्ह है वो बनाते हैं। दीवारों पर बेल बनाते हैं, और इधर ग्वाल ने सिर पर मटका लिए हुए, आम के पत्ते शुभ माने जाते, आम के पत्ते हैं या केले के पत्ते हैं, उनको भी हम लोग दीवारों पर बनाते हैं। या पालकी में जाती हुई महिला, नगाड़े, ढोल, ताशे या रंगतूला बजाता हुआ व्यक्ति या महिलाएं, है ना, इस तरह का हम चित्रांकन करते हैं। ये चित्रांकन क्या होता है, ये पहले महिलाओं के द्वारा होता था, लेकिन बाद में व्यावसायिक चित्रकार भी ये करने लगे। ये एक प्रकार से व्यावसायिक चित्रकार है, जो जैसे हमारी शादियों में किसान होते हैं ना, किसान जैसे बाढ़ई आता है वो खम्भ बना जाता है, नाइन आती है वो माहौर लगा जाती है, जो मंडप होता है वो मंडप बना जाता है। इसी प्रकार से एक किसान होता है चित्योरी, वो आपके दरवाजे को रंग जाता है, और ये इनके बदले में आप उनको अनाज देते हैं, रुपया पैसा देते हैं। ये जो चित्रकला है ये भी राजपूत काल की देन है। राजपूत काल से ये राजपूत काल में 17वीं 18वीं शताब्दी में जो चित्रांकन होता था, आप कभी अगर जयपुर गए हो, वहां पर आपने अगर देखा होगा किले वगैरह में, तो सफेद रंग से ज्यादातर चित्रांकन होता है, डिजाइनिंग होती है वहां पर। किलों पर देखिए, महलों पर देखिए, वहां वही प्रभाव जो है हमारी बुंदेली चित्रकला पर पड़ा। तो ये जो काल माना जाता है ये राजपूत काल के समकक्षी माना जाता है, और इसका उदाहरण है हमारे यहाँ सबसे बड़ा दतिया का महल देखिए, आप ओरछा का महल देख लीजिए, झांसी की रानी का महल देख लीजिए। झांसी की रानी के समय का एक बहुत प्रमुख चित्रकार है, नोट कर लीजिएगा, सुखलाल, जो बहुत अच्छी चित्रकारी करता था। आप कभी गए हो, ज्यादा नहीं जाइए, आप यहाँ भारत गढ़ का ही किला देख लीजिए, तालबेट में है, वहां भी आपको भित्ति चित्र देखने को बहुत अच्छे मिल जाएंगे। झांसी की रानी का जो महल बना हुआ है उसके अंदर भी बहुत अच्छे भित्ति चित्र बने हुए हैं। यहाँ अगर आप ओरछा जाएंगे तो जो राजा का महल है उसमें बहुत ढेर सारे चित्र देखने को मिल जाएंगे आपको। तो बुंदेलखंड में ज्यादातर जो चित्र बनाए जाते थे वो धार्मिक बनाए जाते थे, अपने रीति रिवाज पर आधारित माने जाते थे। और बुंदेलखंड में एक और चित्रकला जो डेवलप हुई वो होती थी कि जो चौक पूरना है, नौरता वगैरह बनाना है, जो आपने देखा होगा कि नवरात्रि में हमारे यहाँ लड़कियां नौरता खेलती हैं तो सुवटा बनाती हैं। सुवटा एक राक्षस था जो लड़कियों को परेशान करता था, उठा ले जाता था,
फिर उन्होंने उनकी पूजा की और उनसे आशीर्वाद लिया। बाद में टेसु नामक जो है वीर ने उसका वध किया। और इसका एक सुंदर चित्र हमारे यहाँ है, हमने बनाया था एक चित्र, आखिरी नौरता। हमारी बेटी जब शादी के बाद घर लौटी तो हमने पूछा कि बेटा क्यों रो रही हो। वो लड़कियां जो हैं खेलती थी और उनसे लिपट के रो रही थी। तो मैंने पूछा कि बेटा क्यों रो रही? बोले अब हम इसके बाद नौरता कभी नहीं खेल पाएंगे। जीवन का एक पटाक्षेप हो गया हमारे जीवन का, जो उद्यापन हो जाता है तो फिर उसके बाद लड़कियों के साथ में नहीं खेला जाता है। तो मुझे बड़ा कष्ट हुआ और मैंने उस पर आधारित वो चित्र बनाया। बहुत अच्छा चित्र है वो, आखिरी नौरता। तो ये हमारे यहाँ बुंदेली शैली में नौरता में भी चित्र बनाए जाते हैं। ये आहोई अष्टमी होती है, जन्माष्टमी होती है, तो तमाम तरह के जो सराती बनाते हैं हम लोग, दीपावली तो सराती बनाते हैं। ये भी एक हमारे बुंदेलखंड के भित्ति चित्रों की परंपरा है। लेकिन उसी समय जो एक हम और जोड़ना चाहेंगे आधुनिक काल को लेके वर्तमान में। आधुनिक काल, राजपूत काल के बाद एक और बीच में छोटा सा हिस्सा है 18वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रादुर्भाव हुआ और पटना में जो बंगाल शैली के चित्रकार थे उनके शैली का उन चित्रों पर बहुत प्रभाव पड़ा। क्योंकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में जो चित्रकार आए हुए थे वो अपने आप को बहुत श्रेष्ठ समझते थे। हमने उनसे बहुत सी चीजें सीखी। आपने देखा हो कि जब दो संस्कृतियों का मिश्रण होता है तो बहुत सी चीजें हम सीखते हैं। जैसे मुगल काल में हमने ये तलना सीखा। मुगल काल के आने पर हमने तलना सीखा। जितनी भी तली हुई चीजें बनाते हैं हम लोग, वो क्या है, मुगल काल की देन है। वो आए, क्या नाम है, सिकंदर आए। पहले हमारा सिक्का ऐसे ही बनता था, उसके किनारे कैसे सुंदरीकरण किया जाता है सिक्के का, सिकंदर के समय में यूनान का प्रभाव पड़ा उस पर। तो हम जब दो संस्कृतियां मिश्रित होती हैं तो यहाँ पर एक मिश्रित पटना शैली कहें या ईस्ट इंडिया कंपनी शैली कहें, एक मिश्रित शैली का डेवलपमेंट हुआ। फिर आता है आधुनिक काल जो मुख्य बहुत इंपॉर्टेंट है 1850 से। माइकल एंजेलो यूरोपीय जो दो प्रमुख केंद्र रहे यूरोप में। एक तो रहे इटली का जो केंद्र थे जहां से कला का उद्गम हुआ है, वो एक प्रकार से क्रांति हुई है चित्रकला की। माइकल एंजेलो पाश्चात्य चित्रकला के एक बहुत बड़े जनक हैं। लेकिन उसके बाद जो नया जो उसके बाद जो इसको बहुत आगे बढ़ाया है वो आए हैं सेजा। क्या था वहां पर चित्रकला का बहुत तेजी से डेवलपमेंट हो रहा था। लेकिन चित्रकला क्या थी, वो परंपरावादी थी। एक निश्चित मानक थे, उससे आगे आप नहीं बना सकते थे। तो क्या हुआ कि जो परंपरागत चित्रकार थे, जैसे हम लोग एक राजघराने के हैं, डीएम साहब कविता पढ़े तो बहुत अच्छी है, और एक लेमन पढ़े तो बेकार है। तो उन्हीं को आज भी है, ऐसा नहीं है कि ये आज भी परंपराएं हैं, कहीं ना कहीं स्थापित हैं कि जो बहुत बड़े अच्छे घराने का बात होकर व्यक्ति होगा, जो किसी अच्छे पद पर होगा, हम उसको मान्यता देंगे, और जो अगर गरीब आदमी कोई अच्छा काम कर रहा होगा हम उसको मान्यता देंगे। वहां एक बड़ा ये हुआ 1863 में, जब 1863 एक बड़ा क्रांतिकार परिवर्तन का काल माना जाता है। फ्रांस में चित्रकला प्रदर्शनी होती थी। एक स्थान है वहां, राष्ट्रीय संग्रहालय, वहां पर प्रमुख चित्रकारों की चित्रकला प्रदर्शनी आयोजित होती थी। तो जो प्रतिष्ठित चित्रकार थे, जो उनके मानक, संभ्रांत व्यक्तियों के मानक के हिसाब से चित्र बनाते थे, उनको तो वो स्वीकार कर लेते थे। और क्योंकि उस समय 2-3 प्रभाववाद बड़ा, यथार्थवाद पहला
परिवर्तन है। फिर प्रभाववाद के बाद, यथार्थवाद के बाद जो है प्रभाववाद आया, और प्रभाववाद के बाद आया घनवाद आया। तो ये एक परिवर्तन हो रहे थे चित्रकला में। अब आप कहेंगे ये क्या है यथार्थवाद? पहले हम चित्र बनाते थे तो सीधे सीधे जो लोक परंपराएं हैं, जो कथाएं हैं, जो पौराणिक गाथाएं हैं, उन पर सीधे सीधे चित्र बनाते थे और सीधे सीधे रंग भरते थे। जो यथार्थवाद आया इसके बाद, तो उन्होंने देखा कि जो वैज्ञानिक सूत्र है, वैज्ञानिक दृष्टि है, जो जैसा दिख रहा है वैसा बनाए। तो इसमें लैंडस्केप, प्रकृति को उन्होंने रंगना शुरू किया कि जैसा हमको दिख रहा है। तो इसमें क्या हुआ, लाइट एंड शेड, जो टोन्स आया वो इसी यथार्थवाद के बाद आया। रियलिस्टिक जो पेंटिंग शुरू हुई वो यथार्थवाद के बाद आया। फिर इसमें जो प्रभाववाद आया, जो जिसमें बहुत बड़ा परिवर्तन जनक कहा जाए, माने, हम नाम सीजा का कह रहे हैं, सीजा बाद में आए। माने एक बहुत फ्रांसीसी चित्रकार हुए, माने, ये बड़े क्रांतिकारी थे। अब मैं एक घटना सुनाता हूँ 1863 की, कि चित्रकारों के प्रदर्शनी आयोजित की गई, और आपका ज्यादा समय तो नहीं, मजा। तो प्रदर्शनी आयोजित हुई, तो उसमें 4000 चित्रों को रिजेक्ट कर दिया कलाकारों को। अब आपका चित्र अगर रिजेक्ट कर देंगे तो मन में कितनी पीड़ा होगी। उन्होंने कहा ये तुम्हारे मानक के हिसाब से नहीं है। वो बात 4000 चित्रकार जो हैं, चित्रों को वापस कर दिया गया। तो उन चित्रकार बड़े आहत हुए और उन लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। साहब वो बात वहां फ्रांस के राजा के पास पहुंची। तो बीच में फिर क्या हुआ, उनको अलग से उनकी चित्र प्रदर्शनी आयोजित की गई। उनको समय भी दिया गया, नहीं पता तो उसमें कुछ लोगों ने प्रदर्शित भी नहीं किया कि हम नहीं करेंगे। 600 चित्रकारों ने अपने चित्र वापस ले लिए, बाकी लोगों ने अपने चित्र लगाए। फ्रांस का जो जनता थी, जो उनकी एक परंपरागत, जैसे हमने कहा था, अभिजात वर्ग के चित्रों को देखती थी और उनकी सराहना करती थी। उन्होंने कहा ऐसे इन चित्रों में ऐसा क्या है कि ये चित्र क्यों रिजेक्ट किए गए। जैसे हम किसी चीज को ढांक दें, कृपया इसको ना देखें, वो जरूर देखेंगे, होता है ना। नेगेटिव चीज को हम ज्यादा देखते हैं, है ना, अपने आप देखने को भी मिलता है ऐसा। तो उन्होंने कहा ऐसा क्या है, ऐसे चित्रकारों को क्यों रिजेक्ट किया गया। तो जनता ने देखा वहां पर जाके, तो कुछ चित्रों को उन्होंने सराहा, लेकिन बाद में उन चित्रों की बड़ी भर्त्सना हुई। और उसमें चित्रकार माने के चित्रकार, माने ने चित्र बनाया था तृण पर भोजन। वो बड़ा चर्चित हो गया और उसके बड़ी आलोचना हुई अखबारों में और मीडिया में। मीडिया तो ऐसी था, अखबार ही था, बड़ा चर्चा का विषय बना तृण पर भोजन। क्या तृण पर ये क्या चित्र है। चित्र में एक्चुअल में क्या था कि उसमें दिखाया 2 अभिजात वर्ग के लोग, मतलब बड़े घराने के लोग बैठे हुए हैं, भोजन कर रहे हैं, और वो किसी पार्क में आए हैं, किसी जंगल में आए हुए हैं, कैसे नाव से आए हुए हैं। आप दिखा देंगे, हम आज किताब नहीं लाए हो। तो वो कैसे आए, नाव से आए हैं किसी निर्जन जगह, और उसमें जो खाना परोस रही है वो नग्न महिला है। वो कौन सा है, कहते हैं तुम्हारा कुत्ता टॉमी, क्या है वो, क्या कहते हैं, मेरा कुत्ता कुत्ता। ये जो बात आई यहाँ पर कि अगर तुम नग्न चित्र बनाते हो, बहुत से ऐसे बनाए गए वहां पर चित्र, तो वो कुछ नहीं, अब उसमें कोई अश्लीलता नहीं थी। ठीक है, हम इस चित्र में अश्लीलता क्यों है, इस चीज को जानने के लिए जनता ने देखा। तो अब उसने कहा नग्न स्त्री जो है भोजन परोस रही है। लेकिन जो क्रांतिकारी लोग, विचारों के लोग थे, उनकी बात समझ में आ गई कि ये गरीबी का किस तरह से मजबूर है एक महिला कि विवस्त्र हो कि ये भोजन परस रही है, काय के लिए, सिर्फ पेट भरने के लिए, अपना जीविकोपार्जन के लिए। ये अभिजात वर्ग जो है किस तरह से फायदा उठा रहा। जैसे फ्रांस में क्रांति भी हुई क्या? बिल्कुल फ्रांस।
ये एक बड़ा पॉजिटिव संदेश गया और लोगों का ध्यान आकर्षण हुआ इन चित्रों की ओर। और ये चित्रकला की दृष्टि से बड़ी सफल चित्रकला। तो उस समय बहुत से चित्रकार थे, माने और वांग गांग का मैं इसलिए नाम लेता हूं आप लोगों के लिए खासतौर पर। चित्रकार वांग गांग चित्रकार हुए हैं, इटालियन चित्रकार। वांग गांग एक ऐसे कलाकार थे कि वहां पर जो है चित्रकला में एक पहले एक जो चित्रकार का स्टेटस माना जाता था वो ये माना जाता था कि आपके पास एक खूबसूरत मॉडल होना चाहिए। खूबसूरत मॉडल होगी तो आप सुंदर चित्रण बनाएंगे और वो चित्र भी अच्छा बिकेगा। तो जितना जो पैसे वाला होता था उसके पास उतनी खूबसूरत मॉडल होती थी। ये हमारे यहाँ भी कुछ SM पंडित जो बड़े अच्छा कैलेंडर बनाते थे, SM पंडित के चित्रों में देखना एक ही स्वरूप मिलेगा आपको, चाहे वो शकुंतला बना रहे हो, चाहे वो माता सीता बना रहे हो, वो एक ही, क्योंकि उनके पास एक श्रेष्ठ मॉडल थी। तो एक ये चित्रकारों का स्टेटस माना जाता था। और ये इसके पास पैसा नहीं था वांग गांग के पास। एक तो चेहरा उसका क्रूप था और एक जैसे तैसे एक मकान मालिकिन से प्रेम किया तो उसने भी धक्का देके भगा दिया। वो कब तक धक्का देके भगा दिया, इवन उसने एक कान काट के उसको लिफाफे में धर के भेजा, कान काट के कि ये इसमें भी कुछ हो जाए। इसके बाद भी वो नहीं पसी, उसके मन इतना खराब हुआ और वो जिंदगी भर चित्र बनाता रहा। उसका जो सनफ्लावर है, सूर्यमुखी का चित्र है, वो विश्व प्रसिद्ध है। उसने चित्र बनाए, ना किसी ने सराहा, न किसी ने समाज में उसको। लेकिन उसके बाद वाली पीढ़ी ने, जैसे हमारा चित्र बनाने का उद्देश्य भी यही है कि हम अपनी पीढ़ी को छोड़ जाएं, आगे पता नहीं किसका कैसा भाग खुल जाए वांग गांग की तरह। उसके आने वाली पीढ़ी जो थी उन्होंने देखा कि अरे ये घर में क्या पड़े हुए हैं चित्र। पुराने मकान जो आने वाली पीढ़ी थी उन्होंने ताला वाला खोला और चित्र निकाले उन्होंने, और उन चित्रों की प्रदर्शनी लगाई गई। उन चित्रों को इतना सराहा गया वो करोड़ों में बिकी और उनकी पीढ़ी जो थी वो भूखा मरता रहा। इवन उसने 39 साल में फ्रस्ट्रेशन होके अपने आप में गोली मार दी, आत्महत्या कर ली थी। बाद में उसके लोगों ने खूब पैसा खूब मिला और वो आर्थिक रूप से संपन्न हुए। तो वांग गांग जो है भी एक बहुत अच्छे पिकासो हुए, धनबाद के एक बहुत बड़े उनके बना हुए घोड़े हैं, माँ बेटा का चित्र है, बहुत सारे। तो एक जो है ये उस समय जो आधुनिक काल में यूरोप के चित्रों का जो यथार्थवाद था या प्रभाववाद था, ये इसका प्रभाव हमारे यहाँ भी पड़ा। और जिनके संपर्क में राजा रवि वर्मा आए, है ना, राजा रवि वर्मा हमारे यहाँ के जनक माने जाते हैं आधुनिक काल के, है ना। और इनके समय में बंगाल शैली से जो उस समय चल रहा था आपका शांति निकेतन, तो रविंद्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर, गंगेंद्रनाथ टैगोर, असित कुमार हालदार, जामनी राय, ये सब आधुनिक कला के चित्रकार हैं, है ना। वर्तमान में आपके सतीश गुजराल है, MM हुसैन है ना, बहुत सारे चित्रकार हैं इस समय काम कर रहे हैं और नए प्रयोग हो रहे हैं। अब तो प्रयोगवादी समय है, टेक्सचर में भी प्रयोग हो रहे हैं, कलर में भी प्रयोग हो रहे हैं, मिक्स मीडिया का भी प्रयोग हो रहा है, बहुत सारे जो है अब प्रयोग हो रहे हैं। लेकिन आधुनिक काल में ये जो प्रमुख चित्रकार थे, जो रविंद्रनाथ टैगोर के घराने के लोग थे या कृष्ण हैबर हैं, MM हुसैन हैं, इन्होंने चित्रकला को नई दिशा दी और आज भी हमारे देश में चित्रकला पे बहुत बहुत प्रयोग हो रहे हैं। अब आप ये प्रश्न कहेंगे कि भविष्य क्या है चित्रकला का? तो चित्रकला का भविष्य बहुत अच्छा है। आज आप देख रहे होंगे कि हर आदमी जीविकोपार्जन पहला लक्ष्य आदमी का पैसा कमाना, पद, पैसा और प्रतिष्ठा, जिसको हम कहते हैं जीवन की सबसे बड़ी भूख है। आदमी पद चाहता है, पैसा चाहता है और प्रतिष्ठा चाहता है।
ये तीनों चीजें जो है चित्रकला में। मैं एक उदाहरण तो आपके सामने खड़े हैं, पैसा भी खूब कमाया। जब फ्लैक्स नहीं था तो मेरे यहाँ तो भीड़ लगती थी, चाहे वो मंत्री हो और चाहे सांसद हो चाहे कोई हो, तो भीड़ लगती थी। खूब पैसा भी कमाया, प्रतिष्ठा भी है, अपना काम पैसा भी, काम भी कर रहे हैं, पद भी मिला। आर्ट से मैंने BFA किया, और फिर इसलिए नहीं PhD इसलिए नहीं किया क्योंकि हमारे शिक्षा विभाग में सब धान बस पैसे लिए, कोई मतलब नहीं है उसका। PhD भी हो तो एक इंक्रीमेंट भी नहीं मिलता। अगर कोई आदमी PhD भी हो कायदे से इंक्रीमेंट मिलना चाहिए, लेकिन कोई ऐसा नहीं। तो फिर वो विचार हमने छोड़ दिया। जब मैं ओरछा के ऊपर राजा के महल पर मैं PhD का बात सोच रहा था, फिर हमने छोड़ दिया विचार। तो भविष्य अच्छा है। आज मल्टीनेशनल कंपनियां, उनके तरह तरह के ऑफिस बन रहे हैं, होटल वगैरह बन रहे हैं, या जो तमाम तरह की जो सांस्कृतिक जगह हैं, वहाँ पर क्या होता है कि जो पहला प्रभाव होता है वो होता है जहाँ रिसेप्शन होता है, उसके पीछे टंगी हुई पेंटिंग होती है, वो वहाँ की पहचान हो जाती है। और दिल्ली में चूंकि मैं एग्जीबिशन वगैरह दे चुका हूँ, मुझे पता है कि लाखों में बिकती है। आपने पढ़ा होगा कि तैयब मेहता की करोड़ों में पेंटिंग बिकी, करोड़ों में बिकी पेंटिंग। तो एक कुएं में रह के समुद्र की कल्पना नहीं कर सकती। अपना नृत्य छोटा है थोड़ा सा, बाहर निकलेंगे तो आपको कला की अहमियत पता पड़ेगी। चित्रकार का सम्मान है, और चित्रकला कालजयी है। आपके साथ में आपका नाम सदियों तक रहेगा। आप लोगों ने बुलाया, आप लोगों के बीच में थोड़ी सी बात करने का मौका मिला, बहुत अच्छा लगा। मैं एक छोटे से उसके साथ में प्रेजेंटेशन के साथ में समापन करता हूँ, भगवान का नाम लेके। कि देखिए, भगवान भा भूमि गा गगन वा वायु आ अग्नि नासे नीर, क्षिति जल पावक गगन समीरा। वाह, क्या बात। इसी से हमारा संपूर्ण सृष्टि बनी है। पांचों तत्व है ना इसमें। और भगवान की शक्ति का जो अनुभव होता है वो इन्हीं से होता है। भगवान दिखता तो है नहीं, लेकिन जरा सी धरती हिल जाती है तो हमें पता लग जाता है कि भगवान है। या जब तेज हवा चलती है और उड़ते चले जाते हैं मकान, तब पता लगता है कि, है ना, कि भगवान की शक्ति है। जब हम समुद्र को देखते हैं और उनकी बड़ी बड़ी लहरों को देखते हैं, तब लगता है कि भगवान का इतना विशाल रूप है ना। अग्नि, जब छोटी सी चिंगारी से जंगल के जंगल साफ हो जाते हैं, तो ईश्वर की जो ताकत है वो प्रत्यक्ष में ये 5 शक्तियों में दिखाई देती है ना। भूमि, गगन, वायु, अग्नि और जल, है ना। क्षिति जल पावक गगन समीरा। तो हम जब भगवान जो चित्रांकन किया है चित्रकारों ने, वो कहीं ना कहीं सामान्य नहीं है कि बना दिए गए। हमारे जो कंपनी वाले जो आए थे यहाँ पर, ईस्ट इंडिया कंपनी के, उन्होंने हमारे चित्रों की बड़ी आलोचना की, लेकिन जब मूल रूप में कहा, पहला भूमि। भूमि क्या होता है? एक आधार होता है। जब मकान हम बनाते हैं तो क्या बनाते हैं? पहले प्लिंथ बनाते हैं। हम सृष्टि में जो टिके हुए हैं वो किस पर टिके हुए हैं? भूमि पर। मकान बनाते हैं तो क्या करते हैं? चबूतरा बनाते हैं। भूमि, भूमि एक आधार है। क्षिति, जल। भूमि हमने दूसरा बताया था, ये है जल। पेट के अंदर क्या है? जल है। पूरा शरीर में जल ही जल भरा हुआ है, चाहे वो पानी के रूप में हो, चाहे वो ब्लड के रूप में हो, जल ही जल भरा हुआ है। फिर पावक, क्षिति जल पावक। आग का रूप कैसा देखा था आपने?
ऐसी होती है ना, हाँ, नीचे से उठती है, ये नीचे से उठती है, ये ऐसे फैलती है। हाँ, पावक, गगन आकाश, विशाल मस्तिष्क क्या है, हमारा जो सिर है वो क्या है, आकाश की तरह है, बिल्कुल ब्रह्मांड की तरह है ना। ये सिर क्या है, ब्रह्मांड की तरह है। क्षिति, जल, पावक, गगन और समीरा, ये क्या है, कान क्या है, ये समीरा है ना। क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा। तो हम किसको प्रणाम करते हैं गणेश के रूप में, ये कौन बन गए, गणेश। तो हम सबसे पहले जब कोई प्रणाम करते हैं तो गणपति जी की इसलिए वंदना करते हैं कि हे पंच तत्वों का स्वरूप है जो आप भगवान गणेश, हमारे इस जो सृष्टि है, हमारा जो शरीर है, हमारा जो स्वरूप है, वो आपकी वजह से है। आप कृपया करके हिलिएगा नहीं, गड़बड़ मत करिएगा। ठीक है, धन्यवाद।